तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद होता है तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको ना 3 चॉइसेस देंगे। जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी इनको बोला उन्होंने कहा या तो आप इंडिया का पार्ट बनिए, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन करिए, या आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ ने सोचा पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं, और कुछ चाहती थी जो इंडिपेंडेंट रहें। उनमें से सबसे एक मशहूर किस्सा जो है वो किसका है, जोधपुर के महाराज का किस्सा है। तो यहाँ पर एक मीटिंग होती है 6 अगस्त 1947 को, और इस मीटिंग में बेसिकली कहाँ पर है, ये दिल्ली के अंदर हो रही है मीटिंग, जिसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, मुस्लिम लीग के लीडर थे ये, ठीक है। और यहाँ पर जोधपुर के महाराज जिनका नाम क्या है, हनवंत सिंह है, वो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर शरीक थे। तो इन्होंने कहा कि भैया, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आप कुछ भी करिए, एक मैं आपको वाइट पेपर दे रहा हूँ साइन करके। उन्होंने साइन किया वाइट पेपर के ऊपर और बोला कि जो भी आपकी मांगे हों, जो भी आपकी डिमांड्स हों, जो भी आप शर्त रखेंगे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, बस आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए, जोधपुर जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड कर दीजिए। तो यहाँ पर जो महाराज थे उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है। थोड़ी बहुत 10-15 मिनट की बात हुई, उसके बाद में उन्होंने एक शर्त रखी कि सबसे बड़ी शर्त ये है कि कराची पोर्ट जो है उसके ऊपर हमारा आर्म्स मूवमेंट होगा, मतलब कि जो हमारे हथियार वगैरह हैं वो मूवमेंट आप अलाउ करा दीजिए कि जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी वो उस पोर्ट पे आके हम अपना रिसीव कर सकते हैं वहाँ से। फिर उन्होंने रखा कि जो सिंध से लेकर के हैदराबाद तक आपकी रेलवे लाइन है, ठीक है, सिंध से हैदराबाद तक जो रेलवे लाइन है उसके सारे राइट्स जो हैं वो आप हमें दे दीजिए। बेसिकली इनकी ये 2 मांगे यहाँ पर थी जोधपुर के महाराज का कि भैया जो रेवेन्यू यहाँ से आएगा वो भी हमारा होगा, और जो कराची पोर्ट होगा उस पर जितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे वो भी हमारा होगा यहाँ पर। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन इसी बीच में जोधपुर के महाराज जो थे उन्होंने कहा कि थोड़ा समय चाहिए मुझे। उन्होंने बोला कि थोड़ा समय दे दीजिए मुझे, मैं थोड़ा अभी सोच लूँ, समझ लूँ चीज़ों के बारे में। तो इतनी देर में मोहम्मद अली जिन्ना को थोड़ा गुस्सा आया और उन्होंने उसके हाथ से, महाराज के हाथ से पेपर को छीन लिया और बोला कि ठीक है, आप सोच के बताइएगा, अब फिर हम भी सोच के बताएंगे आपको। तो ऐसा एक इंटरेक्शन हुआ। नहीं तो भैया अगर उस दिन वो पेपर वो छीनते नहीं ना, तो जो 6 अगस्त को जो आपका ये है जोधपुर है, ये हिस्सा बन चुका होता किसका, पाकिस्तान का। क्लियर है। लेकिन अगर वो इंसिडेंट ना होता कि वो पेपर छीनते और महाराजा अपने ईगो पे ना लेके जाते उस बात को, तो अगर ये सब चीज़ें ना होती तो भैया वो आज आपका जो जोधपुर है वो पाकिस्तान का हिस्सा आपको दिखता है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति उस मीटिंग में बैठे हुए थे और वो थे जैसलमेर है ना, जैसलमेर के राजा, उनके बेटे थे युवराज गिरधर सिंह, वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग दोनों जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही मिलके पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते हैं। तो कभी अगर इन फ्यूचर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो आप न्यूट्रल रहेंगे। तो इस बात पे भी मोहम्मद अली जिन्ना थोड़ा शांत रहे। तो देखो डिप्लोमेटिक आंसर दिया उन्होंने बोला कि सोचेंगे ये भी। तो यहाँ पर अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती, दोनों पक्ष मान जाते, तो जैसलमेर और जोधपुर दोनों ही पार्ट बन जाते किसके, पाकिस्तान के कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर वो मीटिंग गलत ना होती, मतलब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाता, तो ये दोनों के दोनों साइन कर लेते किसके साथ में, पाकिस्तान के हाथ में अपनी ट्रीटी को, कि भैया ठीक है हम लोग आपको ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग आपके अंदर अपने जो वो हैं राज्य हैं उनको सम्मिलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत गुस्से में जब उन्होंने पेपर छीना तो उनको बहुत गुस्सा आया और कहते हैं कि बस यही वो एक इंटरेक्शन था जिससे जोधपुर के महाराज, क्योंकि महाराज के अंदर एक अलग एटीट्यूड होता है, तो उसने कहा कि ठीक है अब मोहम्मद अली जिन्ना को भी मैं देखूंगा बाद में। तो यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हुआ और ये इंसिडेंट यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका बैक साइड पे चलते हैं इसके। अब कहानी आती है जून के महीने की और 3 जून 1947 के आसपास की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑल इंडिया AIR को पता ही है क्या है, ऑल इंडिया रेडियो है बेसिकली ये। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मीटिंग होती है। पहले टीवी तो हुआ नहीं करते थे, तो जैसे अभी आज के डेट में आप क्या देखते हैं, डिबेट्स वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर एक AIR के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर जिन्ना, माउंटबेटन और नेहरू
ये सब इकट्ठे होते हैं और ये इसी दिन, यही वो दिन है जिस दिन अनाउंसमेंट होती है किस चीज़ की, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। जिन्ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन्होंने इस AIR के प्रोग्राम के अंदर अनाउंसमेंट करी कि अब हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन होने जा रहा है इंडिया का। और यही वो दिन है जिस दिन पहली बार अनाउंसमेंट हुई है। और यहाँ पर कहते हैं कि नेहरू बहुत इमोशनल हो गए थे इस स्पीच के अंदर। सबकी बारी बारी से स्पीच थी, उस स्पीच के अंदर नेहरू जो हैं वो बहुत इमोशनल फील करते हैं। कहते हैं, मतलब मेरे को लाइंस तो याद नहीं है स्पीच की, बट कहते हैं कि नेहरू बहुत इमोशनल हो गए थे और उनकी आवाज़ के अंदर बड़ा भारीपन लग रहा था कि वो बहुत मतलब इमोशनल होकर सोच रहे हैं उस चीज़ को। और यहाँ पर माउंटबेटन आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं माउंटबेटन प्लान। अनाउंसमेंट होती है किसकी, माउंटबेटन प्लान की बेसिकली, ठीक है। और ये अनाउंसमेंट क्या होती है, इसके अंदर दिन आता है 4 जून का, 4 जून 1947, 4 जून 47, इस दिन अनाउंसमेंट हो जाती है। और यहाँ पर माउंटबेटन साहब जो हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे से अपना तैयार होते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अनाउंस करते हैं कि हम 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको मौका दे रहे हैं, या तो वो इंडिया का हिस्सा बने, या वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या वो इंडिपेंडेंट रहे यहाँ पर। तो बेसिकली 4 जून को अनाउंसमेंट होती है, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। और वो उसे नाम देते हैं क्या, माउंटबेटन प्लान बेसिकली, ठीक है। और इस पूरी कहते हैं कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 300 जो प्रेस रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इंडिया के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये की गई थी, ठीक है। और इन्होंने कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी थी कि भैया मैंने जो है पार्टीशन हम तैयार कर रहे हैं, और मैंने अपना स्ट्रीमर जो है, मतलब कि मैं जाने की वापसी कर रहा हूँ, और स्ट्रीमर मैंने बुक कर लिया है अपना 15 अगस्त का। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी थी इसके अंदर। स्ट्रीमर बेसिकली वही है कि यहाँ से जो बोट जाएंगी, यहाँ से जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स हुआ करते थे वो यहाँ से जो पानी के रास्ते जाएंगे यहाँ से, तो पानी के रास्ते के जो जहाज़ हैं वो मैंने बुक कर लिए हैं, और मैं 15 अगस्त को यहाँ से लौट जाऊँगा कहाँ, अपने देश के लिए। इन्होंने इतनी बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो इस मीटिंग में कर दी थी बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। चलिए भैया, अब हम समझते हैं रियासत क्या होती है बेसिकली। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट तो हुआ इंग्लिश वर्ड, तो यहाँ पर बेसिकली मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखा था 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। अब उन प्रिंसली स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं, रियासत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रियासत। ये रियासत जो है इनकी खुद की आर्मी, इनकी खुद की पुलिस और इनकी खुद की करेंसी हुआ करती थी, ठीक है। और ये आज़ाद नहीं थे, ये थे अंडर पैरामाउंटेंसी। पैरामाउंटेंसी इसका मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ होता है हिस्ट्री के अंदर। पैरामाउंटेंसी मतलब कि हम अधीन हैं किसके, एक क्राउन के, और वो क्राउन किसका है, ब्रिटिश क्राउन है वो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर 565 जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थी जिनको हम रियासत कह रहे हैं, वो अंडर पैरामाउंटेंसी थी किसके, ब्रिटिश क्राउन के। कि भैया जो भी डिसीज़न होगा वो आखिरी में डिसाइड कौन करने वाला होगा, वो ब्रिटिश क्राउन होगा। हमारी खुद की आर्मी है, हमारी खुद की पुलिस है, लेकिन फिर भी हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर इन्होंने इन 565 रियासतों को क्या कहा कि आज से अब आप क्या हो जाएंगे, सोवरेन हो जाएंगे। अब सबसे पहले सोवरेन क्या वर्ड है, सोवरेन का मतलब होता है कि आप लोग आज़ाद हो जाएंगे, अपने डिसीज़न जो है वो आप अपने आप ले सकते हैं, आप हमारे पैरामाउंटेंसी के अंडर नहीं रहेंगे। तो इसी को नाम दिया क्या, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी। लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी, कि भैया ये जो माउंटेंसी थी, पैरामाउंटेंसी, अब ये लैप्स हो रही है, ख़त्म हो रही है, और हम इन 565 रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को सोवरेन करने जा रहे हैं, प्लस में इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं। अब ये आज़ाद हो जाएंगी, अब ये किसी के अधीन नहीं रहेंगी यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर इन 565 रियासतों को आज़ाद करने को हम कहते हैं लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी, जिसमें वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे, सोवरेन और प्लस में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वो लोग अपने खुद के रूल्स बनाएंगे।
हाँ, अब उनके खुद के रूल्स होंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया ना, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी के बाद में यहाँ पर क्या दिया ऑप्शन, या तो आप इंडिया का पार्ट बने, या आप पाकिस्तान का पार्ट बने, या आप इंडिपेंडेंट रहें, आप अपना देश खुद बना लीजिए यहाँ पर। हाँ, इनको ही तो ऑप्शन मिला है बेसिकली। इनको ऑप्शन मिला, मतलब इनको उसके बाद ऑप्शन मिला कि आपको खुद के रूल्स बनाने, अब आप किसी के अंडर में नहीं रह सकते। किसी का भी पार्ट होगा। नहीं, अगर आप इंडिया के अंडर रहेंगे तो वो फिर इंडिया डिसाइड करेगी ना, अगर पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो पाकिस्तान डिसाइड करेगी, अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आप इंडिपेंडेंट ही बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना हैं, उनके दिमाग में एक खुराफाती चीज़ चलती है, और वो ये कहते हैं कि मोस्ट जो ऑफ द रियासत हैं वो अपने आप को खिलाफ कर लें, किसके, इंडिया के, क्या कर लें, खिलाफ कर लें इंडिया के। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कलकत्ता राइट्स होते हैं, ठीक है, दंगे होते हैं, बहुत बड़े दंगे होते हैं, और कहते हैं कि लगभग इसके अंदर 5000 लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ये इसी दौरान की बात है, लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी अनाउंस होने के बाद में। अगर हाँ, एक और बात यहाँ पर, ये जो लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी था, ये किस एक्ट के तहत बनाया गया था, किस एक्ट के तहत बनाया गया था, कई बार आता है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ब्रिटिश क्राउन ने वहाँ से ये एक्ट बना के भेजा, और इसके अंदर लिखा था लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी, हम इसे ख़त्म करने जा रहे हैं। ब्रिटिश क्राउन के जो पैरामाउंटेंसी है इंडिया के अंदर, से ख़त्म करने जा रहे हैं, और किस एक्ट के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के तहत में। यहाँ पर माउंटबेटन के बड़े खास और कहते हैं कि बहुत चतुर एक आईएएस अधिकारी हुए, मतलब सिविल सर्वेंट हुए, और उनका जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी थे, और उनका नाम क्या है यहाँ पर, उनका नाम या पर्सनल एडवाइज़र भी बोला जाता है, इनका नाम है वीपी मेनन। इस नाम को मत भूलिएगा, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं इंडिया की, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वीपी मेनन साहब का। और यही पहले माउंटबेटन के पर्सनल सेक्रेटरी थे या पर्सनल एडवाइज़र थे। बाद में ये वीपी मेनन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इन्होंने बोला भी था कि आप मुझे अपने साथ में रखेंगे तो लोग सोचेंगे कि ब्रिटिशर्स का जो है इम्पैक्ट वो आज भी इंडियन हुकूमत में दिख रहा है। तो इन्होंने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि मेनन, मैं जानता हूं कि आपने देश के लिए क्या किया है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं ज्वाइन कर लेता हूं आपको, अदरवाइज़ मुझे तो डाउट ही है कि लोग मेरी जो वो है क्या कहते हैं, इंटीग्रिटी पे थोड़ा शक रखेंगे कमीशन कभी ना कभी। तो यहाँ पर माउंटबेटन साहब जो थे, उनको वीपी मेनन जो है वो एडवाइस करते हैं और कहते हैं कि सर आप मोस्ट ऑफ द रियासत को कहिए कि वो इंडिया को ज्वाइन कर लें। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने आप को स्टार्टिंग से ही इस्लामिक कंट्री घोषित करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था कि भैया वो बोल रहे थे कि हम तो एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं जो जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। इसीलिए वीपी मेनन ने कहा कि अब जितनी भी रियासतें हैं, क्योंकि मोस्टली रियासत जो थी वो हिंदूवादी थी, और एक ही जगह पर ऐसा नहीं था कि कहीं एक ही जगह पर आपको सारे मुस्लिम दिख जाएँ या एक ही जगह पर सारे हिंदू दिख जाएँ। तो इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से अपने आप को सेकुलरिज्म की तरफ दिखा रही थी कि हम लोग सेकुलर हैं। तो उन्होंने कहा कि मेनन साहब ने कि आप रिक्वेस्ट कीजिए सारी रियासत के जो में महाराज हैं, युवराज हैं, उनको कहिए कि वो किसको ज्वाइन करें, इंडिया को ज्वाइन करें, जिससे उनका भी भला हो, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर इसको नाम क्या दिया है, डोमिनेंस स्टेटस ऑफ, या डोमिनेंट स्टेट ऑफ इंडिया लिख लीजिए इसको, ठीक है, डोमिनेंट स्टेट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने के लिए बात कही गई यहाँ पर। अब माउंटबेटन इस बात से एग्री भी हो गए कहीं ना कहीं। माउंटबेटन को कहा कि हाँ भाई, वीपी मेनन जो है वो बात तो सही कह रहे हैं कि कहीं पे भी एक जगह पर हमें मुस्लिम्स या एक जगह पर हमें सारे हिंदू नहीं दिख रही कंसंट्रेटेड होते हुए, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उस चीज़ से। तो इन्होंने इस बात को माना, लेकिन इनको ये लगा कि शायद ये चीज़ भी गलत रहेगी, मैं सबको फोर्स करूँ, जिसको जो करना है वो चीज़ करे। तो यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कहते हैं कि वीपी मेनन ने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्वाइन किया और उनके पर्सनल एडवाइज़र के तौर पर उनके साथ में रहे वो, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, ठीक है, असेशन।
ठीक है, अब ये क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब क्या होता है, ये एक वो लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट जो सभी रियासतों को साइन करना था और एग्री करना था, या तो वो इंडिया का पार्ट बनेंगे या वो पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। इस हिसाब से अगर उनको पार्ट बनना है तो इस पर साइन करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो सारी जो अथॉरिटीज़ वगैरह हैं वो या तो इंडिया की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपनी सरेंडर कर देंगे, कैसे दे देंगे उनको यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही अनाउंसमेंट होती है लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी की या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करने की बात आती है, तो एक बहुत फेमस त्रावणकोर यहाँ का जो किस्सा है ये बड़ा मशहूर है। त्रावणकोर आज का केरला प्लस में थोड़ा बहुत हिस्सा तमिलनाडु का दिखता है। अगर हम त्रावणकोर की बात करें तो त्रावणकोर आज की डेट में कुछ हिस्सा नहीं है, वो मॉडर्न डे का केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स को मिला करके त्रावणकोर जो है वो बना था एक टाइम पर। जगह का नाम है जिसके अंदर कुछ पार्ट केरला का, कुछ पार्ट जो है साउथ ऑफ तमिलनाडु जो है उसके अंदर में आता है। और इनके यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, ठीक है, राजा का राज था और साथ में उनके दीवान हुआ करते थे, मतलब सेक्रेटरी टाइप हुआ करते थे। और यहाँ पर जो दीवान है उनका नाम है राम स्वामी अय्यर। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। और ये अनाउंसमेंट कर देते हैं 11 जून को ही, 11 जून 1947 को अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से इन्होंने कहा, एक हुआ इंडिया, एक हुआ पाकिस्तान। अब इंडिया के अंदर एक और कंट्री का नाम होगा जिसका नाम क्या होगा? त्रावणकोर। इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कब? 11 जून को ये बात अनाउंसमेंट कर दी 1947 को कि भैया आज से हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम एक अपनी अलग जो है वो जो कंट्री है वो अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हाँ, फिर 12 जून को 1947 को त्रावणकोर को देखते हुए यहाँ पर हैदराबाद ने भी खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, पहली अनाउंसमेंट किसने करी है? त्रावणकोर ने। फिर किसने अनाउंसमेंट करी है? हैदराबाद ने, कि भैया हम लोग भी क्या रहेंगे? हम भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अब इंडिया, पाकिस्तान, त्रावणकोर और हैदराबाद, ये 4 देश बनने के तैयार में आ चुके थे कि भैया अब ये बनने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलें आगे। अब चलते हैं यहाँ से 5 जुलाई। अब दिन आता है 5 जुलाई 1947 का। देखिए भैया, दिन है 5 जुलाई 1947 का। यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो पे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और वो अनाउंस करते हैं और वो रिक्वेस्ट करते हैं पूरे इंडिया को कि मतलब कि जितने भी रियासतें हैं, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल रिक्वेस्ट करते हैं एक तरह से कि भैया रियासत जितनी भी हैं वो सब आइए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनिए। क्या बनिए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन है? जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, जिसने पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो बनाने की तैयारी करी। यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जो थे वो उसके एक कमेटी के मेंबर हुए जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया, ड्राफ्ट किया गया, उन्होंने किया उसके अंदर। ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये रियासतों को इनको बोला, रिक्वेस्ट किया या इनवाइट किया कि आप आइए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बनिए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे कि रियासतों को ये ना लगे, जो रियासतें हैं, ठीक है, जो ये रियासतें हैं उनको ये ना लगे कि हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट बन जाती है तो वो हमें ख़त्म ना कर दे, हमारी जो एक हमारा वर्चस्व है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, आप आइए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इस देश की सबसे बड़ी सभा बनने वाली है उसका हिस्सा बनिए और आप लोग डिसाइड करिए कि इंडिया कैसा बनेगा या कैसे वर्क करेगा। इसलिए उन्होंने उनको रिक्वेस्ट या कई बार हम कहते हैं कि इनको इनवाइट किया कि आप आइए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है वो हिस्सा बनिए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर वही दिक्कत भाई, किसी की जो है रियासत जाएगी तो मैनी रियासत जो थी वो तैयार नहीं हुई साइन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन को। उन्होंने कहा कि हम साइन
नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बात है भाई, सही बात है। जब उनकी खुद की जो वो है वर्चस्व है वो ख़त्म होगा तो उनको लगेगा कि भाई हम साइन ही करें, हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी तरीके से उनको समझाया गया, उनको बेनिफिट बताया गया कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर आप सब इकट्ठा रहेंगे तो हम आपकी वो क्या कह सकते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम एक पूरा डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें समझाई गई और उसके बाद में बहुत सारी रियासत जो है वो तैयार हो गई। लेकिन अभी आपने देखा एक तो आपकी ये हैदराबाद और त्रावणकोर जो है वो तैयार नहीं हुई थी। ठीक है भैया, चलें आगे। अब चलते हैं यहाँ से 5 जुलाई से 25 जुलाई 1947। अब धीरे धीरे 15 अगस्त आने वाली है। ठीक है, तो ये दिन है 25 जुलाई 1947 का। अब इसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, मतलब संसद जो है, उसके अंदर एक मीटिंग होती है किसकी, माउंट बैटन की, सभी राजाओं के साथ में, रियासतों के साथ में माउंट बैटन की। और कहते हैं कि इसके अंदर वो पूरा अपना बग्गी में बैठ के आए और बिल्कुल प्रॉपर अपने जो यूनिफॉर्म थी वो पूरा मतलब पहन के आए। उन्होंने सारे एड्रेस किया, यहाँ पर अपनी स्पीच दी, किसको, सारे राजाओं को जो रियासतों से आए थे, उनको समझाया कि भैया एक बार दोबारा किसको ज्वाइन करना है आपको, उसके बारे में सोचिए। और इन्होंने यहाँ पर इंडिया को फेवर करते हुए कहा कि इंडिया को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, एडवांटेजेस मिलेंगे, आपकी जो प्रजा है उसको भी और आपको भी बहुत सारी एडवांटेजेस मिलेंगी। माउंट बैटन साहब ने अपनी इस 25 जुलाई 1947 की लेजिस्लेटिव काउंसिल की सभा के अंदर ये अनाउंसमेंट करी कि भैया कृपया करके तुम सब चीज़ें छोड़ दो, किसको ज्वाइन करो, इंडिया को ज्वाइन करो। और क्यों करो, उसके पीछे कुछ एडवांटेजेस जो हैं उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर वहाँ पर गिनवाई हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली चैम्बर ऑफ प्रिंस में भी उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी। अब ये चैम्बर ऑफ प्रिंस क्या है, जहाँ पर सारे जो राजा वगैरह थे वो बैठा करते थे, ये वो जगह है, वहाँ पर भी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर। ठीक है भैया, चले आगे, कोई दिक्कत, चलें, ठीक है। अब चलिए यहाँ से 9 अगस्त की तरफ में। अब दिन आता है 9 अगस्त 1947 का। यहाँ पर एक मीटिंग होती है जोधपुर के महाराज और लॉर्ड माउंट बैटन के बीच में। अब लॉर्ड माउंट बैटन जो है वो जोधपुर के महाराज को, आपने स्टार्टिंग में सुना था कि जब उन्होंने वो जिन्ना से मीटिंग करने जाते हैं और फिर वहाँ पर वो पेपर छीन लेते हैं, वो किस्सा जो है वो इससे पहले का किस्सा है, वो 6 अगस्त को हो चुका था। ठीक है, तो 9 अगस्त को माउंट बैटन गए जोधपुर के महाराज को समझाने के लिए, भाई सुनो मेरी बात, तुम्हारा भला जो है वो इसी चीज़ के अंदर है कि तुम ज्वाइन किसको कर लो, इंडिया को ज्वाइन कर लो, तुम ये पाकिस्तान के चक्कर में पड़ पड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे मतलब फलने फूलने नहीं देगा। इंडिया को ज्वाइन करो, तुम्हारी जो राजा का जो तुम्हारा वर्चस्व है वो भी बच जाएगा और जो तुम्हारी प्रजा है वो भी खुशहाल रहेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में 10 अगस्त को 1947 को पहले कौन मिला, माउंट बैटन मिले, समझाया। फिर यहाँ पर जोधपुर के महाराज की जो मीटिंग है वो होती है किसके साथ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह को समझाते हैं, भाई सुन मेरी बात, तेरे पिताजी मेरे बड़े खास दोस्त थे, ठीक है, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो अब तुम्हारे पिताजी तो है नहीं यहाँ पर, तेरे पिताजी चले गए, उन्होंने जो तेरी जिम्मेदारी थी या जोधपुर की जिम्मेदारी थी वो मेरे कंधों पे दी थी, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा कान पकड़ना भी जानता हूँ। तो एक तरह से इनडायरेक्टली वे में जोधपुर के महाराज को यहाँ पर धमकाया गया, किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और कहते हैं कि उनकी इस बात को बड़े गौर से सुना किसने, जोधपुर के महाराज ने, और उनको कहा कि ठीक है जैसा आप कहते हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ। और उसके बाद में सरदार पटेल ने इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक तरह से वार्निंग दी थी कि तुम्हारा जो जोधपुर का वो है, क्या कहते हैं, तुम्हारी प्रजा है ये बहुत तंग हो जाएगी, ये हो जाएगी, और अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो इवन मैं तुम्हारे कान भी मरोड़ सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर, मेरे कंधों पे दी थी यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर
बेसिकली यहाँ पर 2-3 बातों पे और टोका है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जैसे उनको वार्न किया था कि जो तुम लोग यहाँ पर वो है ना कराची का पोर्ट मांग रहे हो तो उससे तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, इस हिसाब से मतलब बहुत सारी चीज़ें समझाई यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर। और इसके बाद में दिन आता है 11 अगस्त 1947 का। यहाँ पर जगह है वाइसराय लॉज, ठीक है, ये जगह है कौन सी, वाइसराय लॉज है, ठीक है। और यहाँ पर मेनन जो है, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा आता है अब। मेनन मिलते हैं किससे, जोधपुर के महाराज से। ये मीटिंग है किसके बीच में, और ये जगह किसके घर की है, ये घर है माउंट बैटन का बेसिकली हाउस, ठीक है, ये उसी का एरिया है, माउंट बैटन का हाउस है। तो जोधपुर के महाराज और मेनन आपस में मिलते हैं, ठीक है। और मेनन थोड़ा सा उनको ये कहते हैं कि महाराज साइन कर दीजिए, आपका भला हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक मेनन जो है वो क्या है, एक तरह के ब्यूरोक्रेट हैं, और यहाँ पर जोधपुर के महाराज जो हैं वो पूरी प्रजा को रिप्रेजेंट, महाराजा है एक तरह से। तो उन्होंने मेनन को कहा तेरी औकात है मुझे समझाने की, तो तू मुझे एडवाइस दे रहा है, और अपनी पिस्तौल निकाली और उनके सर पे तान दी। यहाँ पर कहता कि तू यहाँ से बच के जा नहीं पाएगा, मैं तुझे गोली मारूंगा, तू मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो मेनन थोड़े घबरा गए इसके अंदर, और इतनी देर में माउंट बैटन जो है वो अपनी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आए, और उन्होंने बड़े प्यार से हनुमंत को, मतलब महाराजा हनुमंत को कहा कि बेटा एक पिस्तौल जो है अपनी नीचे कर लो, ठीक है। और मेनन भी जो है वो बात सही कह रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने कहते हैं कि साइन कर दिया, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को, और जोधपुर जो है वो हिस्सा बन जाता है किसका, इंडिया का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कर दिया, और कहते हैं कि मेनन और जोधपुर के महाराज में बाद में अच्छी दोस्ती हो गई थी। और यहाँ पर जोधपुर से इनको चुनाव भी लड़वाया गया, कंटेस्ट के लिए बोला भी गया कि भैया अपना, सॉरी मैं गलत बोल गया, जोधपुर के महाराज ने मेनन को कहा था कि आप जोधपुर से चुनाव लड़िए, इलेक्शन लड़िए, और हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा कहा गया था। और मैंने अभी आपको किस्सा बताया था पिस्टल का, कि महाराजा ने पिस्टल तान दी मेनन के ऊपर, तो बाद में वही पिस्टल जो है उन्होंने मेनन को गिफ्ट के तौर पर भी दे दी थी यहाँ पर। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये मेनन साहब ने अपनी किताब में भी लिखी हैं, और जो डॉक्यूमेंटेड वे जो वर्जन्स हैं उनके अंदर ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो जोधपुर है वो कैसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेता है इंडिया के गवर्नमेंट, मतलब इंडियन डोमिनेंट स्टेट को, और कैसे वो एक तरह से पाकिस्तान से बच जाता है, और पाकिस्तान कैसे उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो इसके अंदर ये पूरा ही समझाया गया है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे।